हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू जय पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए 7 जुलाई को होना, टाइम बहुत ही कम बचा। इसमें हम बात करेंगे ईवीएस के बारे में, जो आपकी सीरीज चल रही थी। आज आपकी सीरीज है 8, ठीक है। 8 क्लास से जो आपकी एनसीईआरटी बुक की सीरीज चले थे, ये लास्ट सीरीज होगी। यहाँ से अब अगर आपने 1 से लेके 8 तक क्लासेस पूरी अगर देख ली है, तो ईवीएस में आपके 30 में 30 पूरे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी से आपको मैंने करवाया है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। कल मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ न्यू क्वेश्चन जो करवाए हैं ईवीएस के टॉप क्वेश्चन, कुछ 100+ क्वेश्चन होंगे। जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको 20 से 25 नंबर सीधे वहाँ से मिलने वाले हैं। ओके, तो हम चलते हैं फिर अपने टॉपिक पे, और इसमें हम बात करेंगे यहाँ से भी आपके जो है 8 से 10 नंबर कवर होंगे, क्योंकि जो चमकते सितारे होंगे एंड अलबुर्नी के द्वारा बहुत ज़्यादा इसमें कुछ टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने इसमें लिए हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे अंतरिक्ष यात्रा के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, कई बार ये सीटेट में पूछा गया है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो कौन थे, तो आप याद रखिएगा जो प्रथम व्यक्ति है यूरी गार्गिन थी, और ये कहाँ की थी, तो यूएसआर की थी। ठीक, तो याद रखिएगा यूएसएसआर की थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो याद रखिएगा वेल्टिना तेरेस्कोबा, ये कहाँ की थी, ये भी वहीं की थी, यूएसएसआर की थी। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था, कई बार पूछा गया है। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति ये थे आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कब गए थे, 20 जुलाई 1969 में गए थे। ठीक, तो याद रखिएगा 1969 में गए थे। याद रखिएगा चंद्रमा का कई बार सीटेट में पूछा गया है कि पहला व्यक्ति कौन गया था, तो पहले व्यक्ति आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, ये आप याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। ये कब गए थे, तो 1984 में गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीटेट एक क्वेश्चन जरूर ही पूछता है। अब थोड़ा हम राकेश शर्मा के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि पॉइंट दे देते हैं सीटेट, फिर उसमें से पूछा जाता है कौन सा राइट नहीं है। तो राकेश शर्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब को पटियाला में हुआ था। ओके, तो याद रखिएगा विश्व के उनका स्थान कितना था, तो 138वां था। वह 3 अप्रैल 1984 को संयुक्त संघ के अंतरिक्ष यान सुयोजित T11 के अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट स्पेस स्टेशन सोल्यूट 7 से बिताने के बाद भी धरती पर लौट आए थे। कितने दिन वहां पे रहे, तो याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है कि 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट तक रहे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। और उनका कौन सा स्थान था, तो ये भी याद रखिएगा, विश्व में आपका इनका स्थान था 138वां स्थान था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आपको बोल देते हैं कि याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया, अशोक चक्र को, राकेश शर्मा को। इन्होंने साबित कर रूस यूरी गार्गिन केंद्र के अंतरिक्ष यात्री के प्रकाशित प्राप्त भी किया। तो याद रखिएगा जो संयुक्त रूप से है, ठीक है, रूस ये यूरी गार्गिन केंद्र के अंतरिक्ष यात्री परीक्षण इनको प्राप्त किया गया था, तो इम्पोर्टेंट है। बात कर लेते हैं कल्पना चावला के बारे में, जो आप पढ़ते आ रहे हैं और सब बच्चों भी जानते भी हैं कल्पना चावला के बारे में। जैसे ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म जो हुआ था 17 मार्च 1962 करनाल हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एमएस अनुसंधान केंद्र से अपने व्यवसायिक जीवन की शुरुआत भी की थी। तो याद रखिएगा कहाँ से शुरुआत किया था, तो एएमएस रिसर्च सेंटर से शुरू किया था। ठीक है, तो एमएस अनुसंधान केंद्र से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ से बन जाता है जो इनके बारे में नीचे दिया गया है। देखिए 1995 में ये नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई, और 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। कितने दिन बिताए हैं, तो 15 दिन 12 घंटे तक अंतरिक्ष में बिताए थे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा
ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीटेट कई बार पूछ लेता है एक पॉइंट, उसमें क्या है गलत डाल देता है, फिर बाद में पूछ लेता है कौन सा सही है। तो 16 जनवरी 2003 को इन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS 107 से उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटने के समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए जलकर नष्ट हो गया। इसमें ही सवार सभी अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु भी होगा, और साथ में किनकी हो गई थी, कल्पना चावला की भी साथ में हो गई थी। अब ये अपना सुनीता विलियम के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से पूछते हैं, ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल दूसरी महिला थी, ठीक है। कौन सी थी? दूसरी महिला थी सुनीता विलियम। 360 किलोमीटर की दूरी से स्पेस में गई। इसका संबंध गुजरात अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का जो है विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। कितने दिन रही है? 195, सबसे ज्यादा दिन ये रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, जून 1998 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी में नासा के चयन हुआ और 2008 में इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मानित किया गया, ठीक है। इनको किससे सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष के मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली पहली विश्व महिला बनी, ओके। अब ये अपना भी एक्सपीरियंस भी बताएंगी कि वहाँ अंतरिक्ष में ऐसा क्या एक्सपीरियंस था, ठीक है। ये पूछा जाता है जो सुनीता विलियम के अंतरिक्ष के एक्सप्रेशन जो इम्पोर्टेंट है। और जिसने अभी तो वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए सुनीता विलियम के अनुभव और एक्सपीरियंस में, जैसे वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्या है तैरते रहते थे। वो अपना बताते हैं कि अंतरिक्ष में मैं क्या है एक जगह बैठ नहीं पाते थे और दूसरी जगह क्या है तैरते रहते थे, ठीक है। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के क्या है फ्लोट करता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल को पकड़ना पड़ता था और कागज से गीला करना पड़ता था, ओके। क्योंकि बबल क्या है वहाँ उड़ते, हर चीज क्या अंतरिक्ष में उड़ती रहती थी। हवा कंघी करने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा क्या है खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे, फ्लोट करने की आदत हो गई है। एक ही जगह पर रुकने के लिए खुद को क्या है बांधना भी पड़ता था। तो ये सुनीता विलियम के इसके एक्सपीरियंस थे। जैसे इसमें हम बात कर लेते हैं, सुनीता बताती कि अंतरिक्ष में कुछ मजेदार बातें, जब हम एक जगह टिक कर बैठ ही नहीं सकते हैं तो यान की जगह, एक सेकेंड, यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते ही पहुंचते हैं। पानी की एक जगह ही टिका नहीं रहता है, बुलबुलों की तरह से इधर उधर क्या है उड़ता फिरता है। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हमें तैरते बुलबुलों को पकड़ कर कपड़ा गीला करते हैं और हाथ मुंह साफ करते हैं। वहाँ खाना भी अजब अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते थे। और नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, उड़ते हुए खाने को पॉकेट से पकड़ते थे, ठीक। कैसे पकड़ते थे? पैकेटों से पकड़ते थे। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बाल हमेशा क्या रहते थे? जैसे खड़े रहते थे। आप इसमें पिक्चर में देख सकते हो कि इनके बाल क्या है हमेशा इस तरह से खड़े रहते थे, ओके। चलाना चलना अपाना, हर समय के तैरते ही रहना, हर काम अलग अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत ही डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो, अपने आप को क्या है बेल्ट से बांधो और कागज को भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था लेकिन बहुत भी मुश्किल भी था। ये सुनीता विलियम के सारे अनुभव थे। देख सकते हो इसमें कि किस तरह से प्लॉट पूरे उड़ रहे हैं, तो यही सब बताया गया उसमें है, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग हमेशा क्या है अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष उल्टा खड़े रहते हैं। सीटेट में एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ओके। अब चित्रकला के बारे में बात कर लेते हैं कि चित्रकला के बारे में जो मधुबनी चित्रकला होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चित्रकला, मधुबनी चित्रकला मिथिला चित्रकला है। यह एक बिहार की चित्रकारी है। प्रयोग, दीवारों पर तथा आंगन में इसमें फूल, पत्तियां, जानवर, इंसान, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते थे। चावल का प्रयोग करके चित्र को उभार उभार लाने के लिए किया जाता था। इस चित्रकला में प्रकृति रंगों का क्या है प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण हल्दी, नील, फूल, पत्ती, रस का सुखाकर उसका प्रयोग किया जाता था। इसमें क्या है प्रकृति रंगों का ही इस्तेमाल किया जाता था मधुबनी कला में। कई बार ये सीटेट में पूछा गया। जैसे
कलमकारी चित्रकला, ये क्या है कलमकारी चित्रकला, ये कहाँ की है तो आंध्र प्रदेश की है। इसका प्रयोग होता था कपड़ों पर बनाया जाता था, इसमें सभी भी प्रकृति रंगों का ही प्रयोग होता था। ठीक है, कलमकारी। पट्टा चित्रकला क्या है, यह उड़ीसा की है और WB मतलब उड़ीसा का है ये। ठीक है, प्रयोग कपड़ों को बनाने के लिए जगह किया जाता था, इसमें भी प्रकृति रंगों का भी प्रयोग किया जाता था, पट्टा चित्रकला। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फोर्ट चित्रकला कहाँ की है तो ये आपकी राजस्थान की है, इसका प्रयोग भी कपड़ों पर ही किया जाता था। इस चित्रकला में बहादुर व्यक्तियों के कारखानों से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ क्या है इंसानों के वो चित्र बनाए जाते थे, जैसे बहादुर जो आपके क्या है अकबर, ये सब इन सब के बनाए जाते थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वर्ली चित्रकला, ये आपकी कई बार सीटेट में पूछा गया। वर्ली चित्रकला कहाँ की है तो महाराष्ट्र एंड गुजरात की है। गाय के गोबर से मिट्टी के लाल ईंटों और सफेद आटे से पेस्ट का उपयोग करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ली चित्रकला कहाँ की, महाराष्ट्र और गुजरात की है। कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। पटेला चित्रकला कहाँ है, यह गुजरात का है। फुलवारी जो है पंजाब का है। मरना जो है आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। दामदानी बुनाई ये आपकी पश्चिम बंगाल की है। पोचमपल्ली कई बार पूछा गया, ये तेलंगाना की इंपॉर्टेंट है पोचमपल्ली। चिकनकारी ये आपकी लखनऊ की है और जादो पट्टिया ये फिर बिहार और झारखंड की है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पिथोरा चित्रकला, ये आपकी गुजरात की है। काली घाट चित्रकला जो है पश्चिम बंगाल का है। अब हम बात कर लेते हैं फसल जो है उत्सव जो बनाया जाता है, जैसे मकर संक्रांति कब बनाई जाती, कहाँ बनाई जाती है, ये पंजाब में बनाई जाती है जब फसल कटती है। ठीक है, बिहू जो बनाया जाता है ये असम का है। ओणम कहाँ का है, केरल का है। पोंगल ये कई बार पूछा गया है, ये तमिलनाडु का है। बिहू भी कई बार पूछा गया है। लोहड़ी और बैसाखी ये पंजाब का है। गुड़ी पड़वा ये भी आपका महाराष्ट्र। और उदागी ये कर्नाटक आंध्र प्रदेश का है। विशु जो है ये केरल का है। बनाउलू ये तेलंगाना का है। ओके, नुआई जो है ये आपका जो है उड़ीसा का है। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं भारत के प्रमुख नृत्य शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से, जैसे कच्चीपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। उड़ीसा ये आपका उड़ीसा जो है उड़ीसी जो है उड़ीसा का है। परिपुर मणिपुर का है और सत्रिया ये आपका असम का है। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लोक नृत्य, जैसे यक्षगान और सुगही ये आपका कर्नाटक का है। चौराव खुल्लम चैलम ये सब मिजोरम फसल काटने के बाद में बनाया जाता है। गरबा डांडिया रास टिप्टी ये सब गुजरात का है। भांगड़ा गिद्दा डफ धामन ये सब पंजाब का है। रऊ हिकत कुद ये आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर का है। और बिहू आपका असम का है। झूमर आपका जो हरियाणा का है। ओके, चरकुला कई बार पूछा गया है, ये आपका ब्रज मतलब यूपी का है। ठीक है, घूमर नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। घूमर गढ़गोवर कालबेलिया ये आपका राजस्थान का है। छपेली धामन ये हिमाचल प्रदेश का है। लावड़ी जो आपका है महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लंबी डिम्मा और लोकटम ये सब आपका आंध्र प्रदेश है। छऊ जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का भी है ये। ठीक है, तो लोक नृत्य याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मलयालम के रिश्तों के नाम, यहाँ से आपके पूछे जाते हैं जो मलयालम के रिश्तों के नाम होते हैं। जैसे केरल, केरल कहाँ, केरल में क्या बोला जाता है, जैसे बली अम्मा को मौसी की बड़ी बहन को बोला जाता है। अम्मा जो अम्मा अम्मा जो बोला नानी की माँ को बोला था। चितपन ये चाचा को बोला जाता है जो पापा के छोटे भाई होते हैं। कुजमा ये चाची को बोला जाता है, चाचा की पत्नी को बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं भारत की विभिन्न परिवहन प्रणाली, जैसे बांस का पुल कई बार पूछा गया कहाँ ये होता है तो असम में होता है। ये कई यहाँ से आपके 2 नंबर कवर होते हैं, सीटेट पूछता है बांस का पुल कहाँ प्रयोग किया जाता है, असम में। बल्लम लकड़ी नाव का भी कहाँ प्रयोग किया जाता है तो ये आपका केरल में किया जाता है। ठीक है, फेरी मोटर वाली जो
वो होती ओट, वो भी आपके केरल में किया जाता है। शिकारा लकड़ी की छोटी नाव, ये दल झील जम्मू कश्मीर में प्रयोग किया था। जुगाड़ गाड़ू कहाँ होता है? ये गुजरात में होता है। ये सब हमने पढ़ाया आपको है जुगाड़ गाड़ू। पथरीला रास्ता ये कहाँ का है? ये उत्तराखंड में है। बैलगाड़ी कहाँ? मैदानी क्षेत्र गाँव में होता है। ऊंट गाड़ी आपका राजस्थान में प्रयोग होता है। ट्रॉली जो है पहाड़ी इलाकों में, लद्दाख या जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा पॉइंट इनके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है देखिए, इनके बारे में जानिए। मैं बसवा, मैं कर्नाटक के बेल बेलवानिका गांव में रहता हूँ। मेरे अप्पा किसान है। जब जुलाई का महीना है, हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। पौधे के साथ साथ प्याज प्याज की फसल कब उगाई जाती है? जुलाई में। ठीक है, तो याद रखिएगा। साथ साथ खरपतवार भी निकल आती है। खरपतवार खेत और बगीचे में अपने आप उग जाती है, उन्हें उगाया नहीं जाता। खरपतवार को निकालना जरूरी है ताकि सारा खाद पानी खरपतवार ना ले। अगर खरपतवार ज्यादा ही हुई है तो पौधे के स्वस्थ नहीं रहेंगे। ओके, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, प्याज की फसल प्याज के बीज से बोए जाने वाले 20 दिन के बाद अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। जब पत्तियां पीली होने होने और सूखने लगती हैं तो प्याज निकालने के लिए तैयार हो जाता है। प्याज की फसल इस्तेमाल किए जाने वाला औजार होता है। जैसे कौन कौन से औजार होते हैं तो याद रखिएगा। ये खूंटी के लिए लोहे की छड़ या कुदाल का इस्तेमाल मिट्टी को खोदने, ढीला करने, नरम बनाने के लिए किया जाता है। ये इगले क्या होता है तो जानिएगा। देखें, इगली का इस्तेमाल प्याज की ऊपरी सूखी हुई पत्तियों को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे ये आता है आपका खुरपी, जो इससे क्या है प्याज को खोदा जाता है। इगले जो आपका होता है ये आपका इस तरह का होता है, सूखी पत्तियों को क्या है अलग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। देखिए, प्याज की खेती के मैदान अपनाए जाने वाले चरण, जैसे मिट्टी कैसी होनी चाहिए? नरम बनाना चाहिए, बीज बोना चाहिए, खरपतवार हटाने चाहिए, प्याज को जो है उखाड़ना चाहिए, प्याज की सूखी पत्तियों को अलग करना है। अब हम बात कर लेते हैं कान कान में। तो कान कान में क्या है? एक कहानी है, तो ये थोड़ा याद सुनिएगा। कान हमारी सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों में तुम कान देख सकते हो और कुछ नहीं। हम पक्षी में कानों के नहीं देख सकते। एक पक्षी सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं। जैसे पक्षियाँ क्या होते हैं, आप उसके कान आसानी से नहीं दिखते हैं। ये कितने छोटे, बहुत छोटे छोटे क्या है उनके छेद जैसे होते हैं, तो उसी के माध्यम से वो सुनते हैं। अधिकांश ये पंखों से ढके भी रहते हैं या सुनने में पक्षी की मदद करते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे जैसे कान होते हैं, लेकिन हमें आसानी से देख नहीं सकते। ओके, जैसे जानवरों की खाल का अलग अलग डिजाइन उनके शरीर के बाल होने के कारण होता है। ऐसा पूछा जाता है कि शरीर के जो है अलग अलग डिजाइन किसके कारण होता है जानवरों पे? तो शरीर के बालों के कारण होता है। ऐसे जानवर जिनके कान तुम देख सकते हो, उनकी खाल पर बाल होते हैं, वे क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। जैसे क्या होते हैं, जैसे आप जैसे बैल बैल के आप कान वान वगैरह देख सकते हो, गाय के बैल देख सकते हो, तो क्या हो बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहरी दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पे बाल नहीं होते, वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ओके, जिसके आसानी से आप कान नहीं देख सकते हो और छोटे और उसपे क्या है बाल भी नहीं, तो वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। इंपॉर्टेंट है, सीटेड कई बार ये पूछ चुका है। खेजड़ी गांव के बारे में जान लेते हैं। खेजड़ी गांव ये राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों के को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों को चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल बाद भी यहाँ लोग बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों के जानवरों के प्रति संवेदनशील और इनकी रक्षा करते हैं। ओके, यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी गांव का हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए, खेजड़ी गांव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तान इलाकों में खूब पाया जाता है। इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इसकी छाल जो होती खेजड़ी वृक्ष का दवा का बनाने में काम आती है। इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। कौन सी कब किस में नहीं लगता? खेजड़ी वृक्ष में नहीं लगता। फलियां सब्जी बनती है और पत्तियों को वह रहने की जो है जानवर भी खिलाते हैं। जो उसकी फलियां होती है उसकी सब्जियां बनाई जाती है, जो पत्तियां होती है उसको जानवरों को खिलाते हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार सीटीटी पूछ सका है।
और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो। ओके, चमकता सितारा क्या है? देखिए, चमकता सितारा इंपॉर्टेंट है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा है जो गर्ल स्टार। चमकते सितारे में उन साधारण लड़कियों की एक असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने जाकर अपनी जिंदगी क्या है बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों गानों को गाए और उन्हें भूलना और और अपने पहनाव को चाव से पहने। ठीक है, जैसे इनके बारे में जानते हैं। गर्ल स्टार के बारे में जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखते थे। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग का क्या होता है? कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने में कई चीजें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी होते हैं। सूर्यमणि जो 21 साल की थी, ठीक कितने साल की थी? 21 साल की थी जब वह अपने वापसी दादी और कई लोगों की मदद करने में केंद्र खोला। जैसे उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है क्या? जंगल। कई बार पूछा गया है तोरांग का मतलब क्या होता है कुड़ुक भाषा में, तो ये होता है आपका जंगल होता है। कई बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए कुड़ुक भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश की बोली जाती है। यह भारत एक बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसको उराव भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उराव भाषा। ऐसा भी बचपन है क्या? तो ऐसा भी एक बचपन क्या है? यह बात लगभग 100 साल पुरानी। 7 साल की भी महाराष्ट्र के गोरेगांव अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी पेड़ के किसान के भैंस की खाल पर क्या लगे हैं? उगले लंबे लंबे बाल साफ कर रहा है। भीम को अचानक अपने बूढ़े हुए बालों को ख्याल आया और नाई के पास जाकर उसने अपने अपने बाल क्या है काटने को कहा। नाई एक सेकेंड नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल तो काटूंगा मैं तो, मेरा उत्साह दोनों गेंद हो जाएंगे। अरे क्या इंसान बाल काटना है? भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है। इन्हें क्या है नन्हे भीम ने सोचा। तो क्या सोचा है? आगे चलकर यही भीमराव यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर के मशहूर हो गए। बाबा साहब अपने जैसे ही लोगों पर होने वाले अन्याय और खिलाफ लड़ाई की। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान का क्या है निर्माण हुआ। तो कई बार पूछा गया संविधान का निर्माण किसने किया है? तो किसने किया है? अम्बेडकर राव। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर। अब हम बात कर लेते हैं जब धरती कांपी। देखिए, जब धरती कांपी क्या है? ये कच्छ और गुजरात का है। ये कच्छ कहाँ का है? तो गुजरात का है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारी भूकंप आया था। इस भूकंप में बहुत सारे लोग क्या है मरे और जख्मी भी हुए। जैसे यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा इसको मैं जूम कर दूं। ठीक है, यहाँ से देखिए, किसने की मदद? भुज में आए भूकंप में टीवी पर आई इस रिपोर्ट को पढ़ो। जैसे कि आप थोड़ा इसको जानिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अहमदाबाद 26 जनवरी 2001 की बात है। आज सुबह गुजरात में भूकंप में कम से कम हजारों लोग मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल भी हो गए। बचाव या राहत कार्यों के लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया था। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतों डर गई और इसमें लगभग दर्जन बहुमंजिली इमारतें थी। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 निकालने जा चुके हैं। कहा जा रहा है कभी कभी कई हजार लोग एक सेकंड रखिए। इमारतों का मतलब नीचे की दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर के शायद ही कोई इमारत हो जिसमें इरादे ना पड़ी हो। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भुज की हालत जो है इससे ज्यादा खराब, चारों ओर ढेर हुए लोगों में भगदड़ मचाए हुए है। जानवरों के स्थान के लोगों को सहयोग से काम किया और राहत कार्य के लिए देश और विदेश की तरह से की सहायता की आवश्यकता मिल रहे हैं। तो ये कुछ भूकंप के बारे में। तो अब भूकंप जैसे आए तो उसे क्या करना चाहिए, भूकंप आने पे क्या करना चाहिए। अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ, ठीक है। अगर घर घर से बाहर ना निकल पाओ तो फर्श पर क्या है लेट कर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाओ, उससे क्या है पकड़ लो और रखो ताकि क्या है खिसक कर तुमसे दूर ना जाए। कंपनी रुक जाने तक इंतजार करो। चित्र में देखो जैसे इस तरह से आप चित्र में देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया, देखो छोटा बच्चा क्या है ये भूकंप आने की जो संकेत बता रहा है, अगर आए तो मेज के टेबल के और उसको अच्छे से पकड़ लो, ठीक है। जैसे इसमें यही सब है, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, ये आपके पास इम्पोर्टेंट है। बोलती इमारतें क्या है। गोलकोंडा किले की बाहरी दीवार जो है 87 बुर्ज दीवार की ज्यादा ऊंचे है। यह अहमदाबाद तेलंगाना के लगभग 11 किलोमीटर दूर ग्रेनाइट पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह अपनी अभेद संरचना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, अभेद। जैसे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में कई बार पूछा गया है किले का निर्माण किसने किया है, तो कातकी वंश ने करवाया था। कुतुब शाही सुल्तानों ने सन 1518 से 1687 तक गोलकोंडा किले पर एक के बाद एक राज किया। उससे भी पहले 1200 से यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राज्यों का राजा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा औरंगजेब जो है गोलकोंडा किला पर तोप के साथ आक्रमण किया था। उसकी पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ करने आई थी। वह किले की घुस कर भी नहीं पा पाई और उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। ओके, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा उस समय से बादशाह और राजा खेल खेलते थे। वे छोटे राज्यों में अपने राज का हिस्सा बनाने की कोशिश करते रहते थे। इसके लिए कभी भी दोस्ती तो कभी भी चालपूसी भी काम चलाते थे। तो कभी परिवार में शादी करवा कर अगर इन सब इन सब से भी कुछ नहीं होता तो वे क्या उन पर आक्रमण भी कर देते थे। फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कोई कुछ भी बोले वह राजा से महल में सुनाई देता था। ओके, जैसे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कमर सीधी ऊपर चढ़ो। क्या है, ट्रैकिंग के लिए नाश्ता। जैसे ट्रैकिंग के लिए विटामिन सी, आयरन की गोलियां और साथ ही गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव के लिए ज्यादा सख्त के लिए होता है। जैसे ट्रैकिंग के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि पहाड़ों पर ऊंचाई जाने पर ऑक्सीजन की क्या है कमी हो जाती है। जैसे पहाड़ों पे पर्वत पर चढ़ो तो उसमें क्या है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ट्रैकिंग के हर ग्रुप में एक लीडर होता है जिससे निम्नलिखित जिम्मेदार होती है। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करता है, पूरे ग्रुप में आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसकी क्या है मदद करना। ओके, रुके और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना, बीमार पड़ने का उनका ध्यान रखना, जो ये सब लीडर के काम है। सबके खाने पीने का क्या है इंतजाम भी करना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर सजा सुनाना, उसको तैयार करना, ठीक है। तो याद रखिएगा। जैसे नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पहाड़ों पर चढ़ते समय अपने शरीर का 90 डिग्री कोण बनाते हुए चले, अपनी कमर को सीधा रखें और मोड़े नहीं। चट्टान में उतरते समय रस्सी को इस एक तरीके से उपयोग किया जाता है जिससे क्या है रैपलिंग कहते हैं। बिछेंद्री पाल उत्तराखंड के गढ़वाल के नुकारी गांव में पाली, एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर दो, ठीक है।
गांव में पाली बढ़ी, उन्होंने नेहरू स्टेडियम ऑफ माउंट एस्ट्रिंग उत्तराकाशी का पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। उनके गाइडेंस जो कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। तो याद रखिएगा उनके गाइडेंस कई बार पूछा गया कौन है गाइडर, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है। बिशेंद्री पाल जो है भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला थी, ठीक, जो आपकी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो याद रखिएगा बिशेंद्री पाल 23 मई 1984 में दोपहर 1:07 के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर झंडा भी फहराया था। अब कलम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो ये वेट लिफ्टर है। क्या है? वेट लिफ्टर है, जो कितना वेट लिफ्टर उठाती है। ठीक है, कई बार पूछा गया। कलम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली। इनके पिता जो है पुलिस में हवलदार थे। जब ये 12 साल की थी तभी वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। अब वह एक बार में कितना वजन उठा लेते? 130 किलो वजन उठा सकती हैं। ठीक है, कितना उठा सकती? 130। कलम मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय जो है कितने पदक जीते हैं? 29 पद जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी भारोत्तोलन अभ्यास करती हैं। वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपियन गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, तो याद रखें कितना वेट वो उठा लेते हैं। तो कई बार पूछा गया कलम मल्लेश्वरी 130 किलो वजन उठा लेते हैं और पदक कितने जीते हैं? तो याद रखेगा 29। ओके। माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। माउंट एवरेस्ट, चलिए। माउंट एवरेस्ट यह एक महान हिमालय जो है पर्वतमाला का भाग है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी यह नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है कई बार पूछी गई है, 8,848 मीटर है। ठीक है, और इसे एनसीईआरटी में आपका दिया है 9800। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए इसमें जो आपकी ऊंचाई दिया है ये इंपॉर्टेंट है, जो 8,848 मीटर। एनसीईआरटी की याद रखिएगा 8900 मीटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट के नेपाल सागर माथा। देखिए माउंट एवरेस्ट नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। चीन में जो कहा जाता है तो याद रखिएगा चेमालुगमा। क्या कहा जाता है? चेमालुगमा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सर सर एडमंड जो है हेनरी और नेपाल की पर्वतरोही सरेपा तेज, ये कौन थी? तेंजिंग नॉर्गे ने 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। 23 मई 1984 में बिछेंद्रीपाल माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला बनी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लेफ्टिंग कमांड वहीदा प्रिज्म। ठीक है, कई बार ये पूछा गया है। तो ये क्या थी? एक जो है जहाज में क्या है काम करती थी। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। देखिए लेफ्टिनेंट जो है कमांड एक वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना के डॉक्टर और एक नौसेना समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक थी। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड को की काम संभाली। ये जम्मू एंड कश्मीर में रौजैया जिले में धन्ना मंडी के नाम से बहुत ही छोटे गांव की थी। जब परेड होती थी तो लीडर के पीछे चार टुकड़ियां चलती थे। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते थे। प्रिज्म जो है एक तिनकोना कांच होता था जो 7 रंग दिखाई देता था। ओके, तो याद रखिएगा। अब वेल्क्रो क्या है? तो वेल्क्रो एक जो आविष्कार उन्होंने किया था, इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे ये किसने आविष्कार किया था? जो जॉर्ज मेंडल थे उन्होंने क्या है इस पे आविष्कार किया था। जैसे वैक्लोर वैक्लोर जो है 1948 में एक घटना, जब एक दिन जॉर्ज मेंडल ने बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखा तो वह हैरान रह गए। इन बीजों को बारीकी से देखने पर पता चला कि ये बीजों से छोटे छोटे हुक हुक थे। ठीक है, क्या थे? हुक थे। इसकी एक सेकेंड हुक थे। इनकी उनकी मदद से बीज कपड़े में रेशों के अटक गए थे। यह देखकर जॉर्ज मेटल ने आइडिया आया कि ब्रेकलो बनाने का बैग जूतों या जैसे प्रयोग होता है। जैसे बैग में चिपकाने वाला होता है, सैंडल वगैरह में क्या चिपकाया जाता है, इससे क्या है जैसे ये इस पे जो रहता है इससे चिपक जाता है, जैसे आपने देखा होगा। ठीक है, सैंडल में होता है, बैग में होता है, कभी कभी ये सब होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं ब्रेन लिप। ब्रेन लिप के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ब्रेन लिप। देखिए ब्रेन लिप दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं।
लुइस ब्रेल फ्रांस के थे और 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत ही रुचि थी या पढ़ने के लिखने के विभिन्न तरीकों सोचने लगते थे। फिर भी एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्प्रेड के नाम से जाना जाता। यह मोटे कागज की एक नुकीली चीजों पे 6 बिंदुओं और उभारा जाता था। फिर उसे उभरे हुए बिंदुओं को उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता था। यह ब्रेन लिपि ही कहलाती। देखिए कितने बिंदुओं पे आधारित थी, तो 6 बिंदुओं पे आधारित थी। जो उभरे हुए जो है उसे हाथों से छू के पढ़ते थे, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यह सिर्फ जो है 6 बिंदुओं पर आधारित थी। कई बार ये पूछा गया है। अबू अबू धाबू के बारे में पढ़ लेते। अबू धाबू क्या है, देखिए अबू धाबी जो है रेगिस्तान का एक इलाका है। यहाँ खजूर के पेड़ ही पाए जाते हैं। अबू धाबी की मुद्रा क्या है, दरियम है। अबू धाबी की जो भाषा है अरबी है। यहाँ पानी पेट्रोल से महंगा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पेट्रोल बहुत ज्यादा होता है और पानी नहीं ज्यादा होता है। लद्दाख लद्दाख के बारे में जानते हैं। लेह सूखा और समतल और ठंडा रेगिस्तान है। चांगपन एक लद्दाख की एक भाग है जो बहुत कम लोग रहते हैं। यह स्थान जो है 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। यह मैदानी, सुनसान और पथरीला है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। कुछ अन्य तथ्य जैसे है थारू थारू मरुस्थल कहाँ होता है, यह रेतली गर्म मरुस्थल पाया जाता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मानसीरम, ये मेघालय खासी पहाड़ी में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लेह लद्दाख में होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं रेल अंतरिक्ष टिकट के प्राप्त जानकारी। जैसे इसमें रेल में क्या क्या होता है, श्रेणी दिया जाता है, ट्रेन नंबर होता है, ट्रेन का नाम होता है, सफर होने वाले तारीख और समय होता है, तो स्थान पर पहुंचने की तारीख और समय होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट टिकट प्रारंभ का स्थान होता है, टिकट समाप्त होने का होता है, और डेट ऑफ बर्थ होती है, और किराया होता है, रेंट होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। कुल दूरी होती है और संख्या होती है, कितनी इसमें संख्या है, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा कितना इसमें। कई बार ये पूछा गया है कि रेल डिपो में मतलब जो ट्रेन है उसमें टिकट की प्राप्ति में क्या क्या होता है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा राज्य और राष्ट्रीय उद्यान। जैसे राजस्थान के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, केवला देवी ये राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है। रणथंबोर पार्क जो है आपका राजस्थान का ही है। सरसिका राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका राजस्थान, और डचट राष्ट्रीय पार्क ये भी आपका राजस्थान का है। ये चारों याद रखिएगा। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं राष्ट्रीय उद्यान, देखिए कान्हा राष्ट्रीय पार्क या पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार, कुंडो नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के हैं। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश के कौन है नाम, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का नाम दफा राष्ट्रीय पार्क है, और मैलिंग राष्ट्रीय पार्क है। हरियाणा का है जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है। कलेसर राष्ट्रीय पार्क है। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय पार्क है। मणिपुर का, ये कई बार पूछा गया है, मणिपुर का कलिम लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक, और सोरोही राष्ट्रीय पार्क है, ये मणिपुर का है। सिक्किम का है कंचनजंगा राष्ट्रीय प्रकार, ये भी कई बार पूछा गया है। त्रिपुरा का है काउलडे राष्ट्रीय पार्क है, ओके। तमिलनाडु के कौन से हैं, तो याद है गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क है। इसका इंदिरा गांधी अन्नमलाई राष्ट्रीय पार्क है। पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क है, ये तमिलनाडु के। उड़ीसा का है भीतर नागिका राष्ट्रीय पार्क है। सिमली राष्ट्रीय पार्क ये आपका उड़ीसा। मिजोरम का मुरलेन राष्ट्रीय पार्क और फंगपुई नेशनल पार्क, ठीक है, तो याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर का क्या है, तो दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क जम्मू का। सलीम अली राष्ट्रीय प्रकार, ये भी आपका जो पार्क है जम्मू कश्मीर का है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका जम्मू कश्मीर का है। लद्दाख का है जो हेमिस राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा है, ठीक है, लद्दाख का। पश्चिम बंगाल की कौन है, सुंदरबन का राष्ट्रीय पार्क, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जलधारा पर राष्ट्रीय पार्क, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क, सिंगलिया राष्ट्रीय पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, ये आपका पश्चिम बंगाल के हैं। असम का जो है मानस राष्ट्रीय पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नमेरी राष्ट्रीय पार्क है, और औरंग पार्क है। ड्रुग सेखोवाला राष्ट्रीय पार्क है। दिहाड़पटगई राष्ट्रीय पार्क है। रायामानू नेशनल पार्क, ये सब आपके जो है असम के हैं। आंध्र प्रदेश के जो है
कौन से श्री विल्हेश्वर राष्ट्रीय पार्क, नागा अर्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क, ये आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र का है वेरीवली सन, ये क्या है, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क है। तपोड़ा राष्ट्रीय पार्क ये आपका महाराष्ट्र का है। गुमगमल राष्ट्रीय जो पार्क है ये आपका महाराष्ट्र का है। ओके, ये सब आपके जो राष्ट्रीय पार्क है इंपॉर्टेंट है, ये वैसे यूपी टेट में ज़्यादा पूछा जाता है, तो सीटेट में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, तभी मैंने सारे ले लिए हैं। अंडमान निकोबार का जो है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है। महात्मा गांधी मैरीन वुड राष्ट्रीय पार्क है। माउंट हेरिंग नेशनल पार्क और रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क सबसे छोटा है, कई बार पूछा गया। अंडमान निकोबार में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा? साउथ बटन नेशनल पार्क, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मध्य प्रदेश सॉरी हिमाचल प्रदेश का जो है पिन वैली पार्क और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क। गुजरात का गिर राष्ट्रीय पार्क है, मेरीन राष्ट्रीय पार्क, ब्लैक बल्क राष्ट्रीय पार्क और गल्फ ऑफ कच्छ का, ये सब गुजरात के हैं। उत्तराखंड का जो है जिम कार्बेट जो है राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी भी कहा जाता है, नंदा देवी भी कहा जाता है, राजा जी नेशनल पार्क और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, ये सब आपके उत्तराखंड के हैं। छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा? कारगिल घाटी कानगे वैली ये राष्ट्रीय पार्क आपका छत्तीसगढ़। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़। गुरु घसीदार और संजय राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपका छत्तीसगढ़। केरल का है साइंट वैली राष्ट्रीय पार्क या पेरियार नेशनल या अन्नामुदाई नेशनल या अन्नाकुलस नेशनल पार्क, ये आपके सब केरल के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाटक के जो याद रखिएगा बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क और नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और बेलघाट नेशनल पार्क, ये सब कर्नाटक। पंजाब का है हैरिक वेल्टर नेशनल पार्क। तेलंगाना का महावीर हिरना वेलिस नेशनल पार्क। गोवा का है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, भगवान महावीर नेशनल पार्क, ठीक है, ये सब गोवा के हैं। बिहार का क्या है वाल्मीकि नेशनल पार्क और विक्रमाशील गांधी और गार्डन सेंचुरी, ठीक है, ये सब बिहार के हैं। ओके, तो इतना ही था। अब ईवीएस आपका होता है खत्म। जो आपकी सीरीज चल रही थी, मैंने कहते हैं शायद आज ये 8 सीरीज थी, पूरी लास्ट सीरीज थी ये इंपॉर्टेंट, और जिसने 1 से लेके पूरी 8 सीरीज देख लिया वो 30 में 30 ईवीएस में मार्क्स ले आओगे। ठीक, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ क्या पूरा डिटेल में मैंने दे दिया है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग के शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।